बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, हम उस मुल्क में रहते हैं कि जिस मुल्क को एक 22वें ग्रेड का जो ऑफ़िसर है उसको तैनात करने के लिए एक बड़े कर्ब से गुज़रना पड़ता है। उस मुल्क के अंदर महीना महीना बल्कि 8-8 9-9 महीने पहले ये प्लानिंग शुरू कर दी जाती है कि किसने इस एक पोजीशन के ऊपर किसने इस पोजीशन को नेक्स्ट होल्ड करना है, किसकी अपॉइंटमेंट होगी। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले से इन पर डिस्कशन शुरू हो जाती है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ बंदे ने जाना है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर, और किसने तैनात होना है, उसने कौन सी कोर को कमांड किया है, कौन सी एम पोजीशंस के ऊपर उसने जो जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन 8-9 महीने पहले जो है वो मीडिया पे इन पे डिस्कशन होना शुरू हो जाती है और फिर को हर जगह पे डिस्कस करना शुरू कर दिया जाता है। ये इस मुल्क के अंदर है, जो मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के इंतहाई करीब है। खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स नहीं हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो इंटरनेशनल जरीदे जो हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस आलमोस्ट टचिंग टू 90%। सो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बजाय इसके कि मुल्क के मुआशी सूरत हाल को डिस्कस किया जाए, मुल्क के सियासी अदम इस्तेकाम को जो है सीरियस लिया जाए और इसके ऊपर डिस्कशन हो, डिस्कस इस बात को किया जा रहा है कि 22वें ग्रेड का एक ऑफ़िसर जो कि ज़ाहिर है तैनाती का एक अमल है और उसको बड़ी खुशूसलूकी से, क्योंकि उस अदारे के अंदर एक बड़ी डिसिप्लिन है और वायद, इसमें नो डाउट अबाउट इट कि ये एक डिसिप्लिन अदारा और वायद पाकिस्तान का एक डिसिप्लिन अदारा है कि जिसके अंदर किसी किस्म की जो है वो शक वाली बात नहीं है कि डिसिप्लिन के अंदर नहीं है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान का वाइड डिसिप्लिन अदारा है। हमारी पाक फ़ौज जो है एक डिसिप्लिन अदारा है और उसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए एक जो सबसे टॉप जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर है वही आगे चीफ बनेंगे उसके। और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि जो भी जनरल हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं और सारे के सारे जो है वो एक से बढ़कर एक हैं। उनमें किसी को उनकी अहलियत पे किसी को कोई ज़रा बराबर भी शक होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान की और दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज के कमांडर की बात हो रही है। दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज जो कि जिसने अपने आप को मनवाया है पूरी दुनिया में, उसके कमांडर की बात हो रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कॉम्पिटेंट फ़ौज है और उसके सारे जो जनरल्स हैं वो भी कॉम्पिटेंट हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जो हमारे जो सियासतदान हैं ये इस चीज़ को मतनाज़ा बनाते हैं। अच्छा, ये बड़ी जो है ना, इस पे हो सकता है बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ भी हो। अब मामला ये है कि जब भी हम बात करते हैं बहुत जगहों पे होता है और शायद बहुत जगहों पे तनकीद भी होती है। किसी शख्स के जो है उस शख्स की पर्सनल जो पॉलिसीज़ हैं उससे आपको जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, उसके ऊपर आप जो है बहस कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन बतौर अदारा तो हमारे सर आँखों पे पाक फ़ौज जो इस मुल्क की जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि जोड़ के रखने की एक ज़मानत थी आज तक और है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और दुश्मनों के लिए कहर की अलामत भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सियासतदानों की दरअसल मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इससे इख्तलाफ हो कि आज अगर इस हद तक आप फ़ौज को डिस्कस करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि फ़ौज ने सारा कुछ किया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ठीक है, बतौर अदारा उनसे भी शायद गलतियाँ हुई होंगी, हैं और हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गलतियाँ बहुत सारी हैं उनकी भी। लेकिन उनको ये मौक़े किसने मुहैया किए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। जो लोग तारीख़ से वाक़फ़ियत हैं, वाकिफ़ हैं, और मेरी चूँकि तारीख़ बड़ी कमज़ोर है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर मेरा जो है नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहीं मेरी नज़र से गुज़रा था कि जब ये लियाक़त अली ख़ान साहब की शहादत के बाद जो अरसा था 1955-56 तक गालिबन, तो उसके दरमियान भी सियासतदानों के दरमियान इस तरह के इख्तलाफात हुए, इस तरह की खींचातानी हुई कि बिलाखिर वहाँ भी एक मेजर जनरल थे जिन्होंने जाकर इंटरवीन किया था और उसके बाद फिर उन्होंने आकर सदर अयूब साहब को जो है वो अपनी काबीना का हिस्सा बनाया और फिर आगे चलकर जो हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो शुरू दिन से इनको मौके प्रोवाइड करने वाले, इनको जो है वो ये रास्ता दिखाने वाले तो अल्टीमेटली ये सियासतदान है। अब देखें, एक चीज़ याद रखें कि हम फ़ौज को जो मर्ज़ी कहें कि फ़ौज ने ऐसा कर दिया, फ़ौज ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन एक चीज़, एक तो वो डिसिप्लिन है अदारा, फिर उनका एक हलफ भी है कि यार मुल्क जब भी मुश्किल में होगा तो हम जो है उसको मुश्किल से निकालेंगे।
अब वो मुश्किल से किस सेंस में निकालते हैं या डालते हैं, ये एक अलग बहस है, एक अलग इशू है। इसके ऊपर जो है बात की जा सकती है और इसको बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन उन्होंने हमेशा उसी वक्त में इंटरवीन किया जब सियासतदानों के कंट्रोल से हालात बाहर हो चुके थे और ये एक दूसरे को जो है वो एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थे। एक दूसरे देखें, सियासतदान का मतलब क्या है? सियासतदान का जो है वो सियासत क्या है? बेसिकली सियासत नाम ही इस बात का है कि अपने मफादात का भी आप तहफ़्फ़ुज़ करें, दूसरे को भी रास्ता देकर चलें। मतलब आप दूसरे के, अगर ज़ाहिर है अगर कोई बंदा दूसरा कह रहा है कि यार ये मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने मफादात पे बात करें और उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना करें। ये सियासत का ये असूल है, सियासत का ये तरीक़ाकार है कि आपने दूसरे बंदे के तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनना है, उसको भी रास्ता प्रोवाइड करना है और अपने मफादात को भी सामने रखना है। तो ये तो सियासत का जो असूल है। अब अगर सियासतदान ये इन सारी चीज़ों में फ़ेल हो रहे हैं और उनसे ये चीज़ नहीं हो रही, तो फिर डेफिनेटली फिर तीसरी क़ुव्वत को तो डेफिनेटली आप एक रास्ता जब देते हैं तो उसने तो इंटरवीन करना ही करना है। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि जितना भी फ़ौज को आप जितना भी क्रिटिसाइज़ करें, जो कुछ भी कहें इस मामले में, लेकिन बहरहाल उसका जो कसूर है उनको इतनी पावर्स देने का, उनको इस नतीजे तक पहुँचाने का, उनको जो है इतनी ज़्यादा मौक़े देने का, वो बहरहाल सियासतदानों का है। अच्छा, आज की जो बात है उस पर बात कर लेते हैं कि आज जनरल बाजवा साहब क्योंकि अब रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने स्पीच की और उसमें भी उन्होंने कहा कि जो सिलेक्टेड हुकूमत का लक़ब दिया गया इमरान खान साहब की हुकूमत को। अब देखें ना, बात वही आ गई कि जब आपने 2018 का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे आपने फ़ौज को तैनात करवाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि आपका लगाया हुआ था, उसने रिक्वेस्ट की एक अदारे को कि आप सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करें। अब फ़ौज वहाँ पे चली गई, फ़ौज को तैनात किया गया। अब उसमें RTS बैठ गया। क्या इसके पीछे हकीकत है? सारी चीज़ें वो अलग बहस है। उसके ऊपर आप अदालती कमीशन बनाएं, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं सामने लेकर आएँ। किसी के पास कुछ भी नहीं होता, ये सारे के सारे मीडिया कंपेन करते हैं। मीडिया पे जो है वो सारी अपनी इनका जो तरीक़ाकार होता है, मीडिया पे आके भी शोर शराबा करते हैं। तो आपके पास प्रूफ है, सामने लेकर आएँ। अब जो मुझे समझ आई उस टाइम में, वो हुआ ये कि चूँकि नून लीग का और ये बाकी जितनी जमातें, इनका वतीरा रहा है कि ये हमेशा ये धांधली करती हैं और इनका धांधली का बड़ा सिस्टमेटिक किस्म का इनका एक प्रोसीजर होता है। इधर से बंदे को पकड़ा, उधर से पकड़ लिया, किसी को ठप्पा लगवा दिया, किसी को जो उसके कान में डाल दिया कि ठप्पा लगा दें, ये कर दिया, वो कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली वोट कम होते हैं, तो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वहाँ पे भी ये लोग गेम डालने के माहिर हैं। तो उस इलेक्शन में हुआ क्या था, क्योंकि मैं वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट था उस टाइम पे, तो वहाँ पे होता ये था कि फ़ौज का जो काम था कि नॉर्मली जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये एक जमकट्टा बन जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आकर अंदर आ जाते हैं सारे और लाइन में लग जाएंगे। हालांकि मना करने के बावजूद जो वहाँ पे सिविलियन लोग होते हैं, जो कि अमला होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके मना करने के बावजूद लोग नहीं सुनते और जाकर उनके सर पर चढ़ के खड़े हो जाते हैं। और उस दौरान सारा धांधली का प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। इधर से किसी को पकड़ लिया, कोई बुज़ुर्ग आगे उनको पकड़ लिया, इधर से कर लिया, वो कर लिया, वोट इस तरह डलवाते हैं। अब आर्मी ने क्या किया था 2018 में कि उन्होंने गैर मुतल्लका अफराद को बिल्कुल बाहर निकाल दिया था, पोलिंग एजेंट, और फिर जिसने वोट कास्ट करना है वो आता था, वोट किया और बाहर चला गया। अब उसमें इनकी जो सिस्टमेटिक जो ये धांधली करते हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई थी और जिसकी वजह से ज़्यादा सीटें हारे भी हैं, क्योंकि इनका मोटो तो हमेशा ये रहा है कि ये कभी भी मतलब सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन में नहीं जीत सकते, ये तो मुमकिन नहीं है। 2013 की मिसाल आपके सामने, 2013 में भी ऐसा ही हुआ। 2013 में PTI कन्फर्म जीत रही थी, उसको हरवाया गया, या वो हरवाया इसी तरह किया, ज़्यादा ये धांधली इन्होंने की। तो अब ये 2018 के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि इनको वो धांधली करने का मौका नहीं मिला, जिसका इल्ज़ाम बाद में फ़ौज के ऊपर लगा कि यार फ़ौज ने कर दिया। और भाई फ़ौज ने किया तो आपके पास प्रूफ है तो सामने लेकर आएँ। आप बात करें ना, इमरान खान भी तो कर रहा है, तो जब आपके पास प्रूफ थे तो आपने बात क्यों नहीं की? तो बाजवा साहब ने ये सही कहा कि एक हुकूमत जब 2018 में मार्ज़ वजूद में आई तो उसको जो है वो कहा गया कि ये हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड है और इसको हम लेकर आएँ। फिर जब ये अदम एतमाद वाली बारी आई तो इसमें भी वही बात हुई, सियासतदानों ने एक दूसरे को कहा ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हो गया वो हो गया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो हुकूमत कैसे बनी, क्या कुछ हुआ, सियासतदानों ने किया ना। ख़रीदो फ़रोख्त किसने की? सियासतदानों ने की ना। पसे पर्दा कुछ भी अवामल थे, पीछे कोई भी बैठा हुआ था, सामने तो सियासतदान थे। सदर ज़रदारी एक सियासतदान है और इसी तरह जो बिकने वाले हैं वो भी सियासतदान हैं। तो मीन्स कि इन सब लोगों को मौके प्रोवाइड करने वाले
इन लोगों को इस नैच तक लेकर आने वाले, तो अल्टीमेटली आप सियासतदान ही हो, सारे के सारे सियासतदान हैं। कभी कोई इधर से बिक जाता है, कोई उधर से बिक जाता है, इनको कंधे फराहम करने वाले आप लोग हैं। तो आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले सारे सियासतदान देखें, ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क को, चूँकि दुनिया की तारीख है कि मुल्कों ने जब भी तरक्की की है तो सिविलियन की आदत लेकर आगे बढ़ी है। कोई भी मुल्क डिक्टेटरशिप की जो है वो ज़ेर साया या डिक्टेटरशिप की कमांड में वो कभी मुल्क आगे नहीं बढ़े। सबसे बड़ा डिक्टेटर मैं उसको मानता हूँ जर्मनी का जो हिटलर था। अब उसने मुल्क का क्या हशर किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तारीख की किताबें आजकल जो आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, हर बंदे के पास, आप पढ़ सकते हैं, तारीख आप देख सकते हैं। तो उसने मुल्क का क्या हाल किया और ख़ुद फिर एंड पे उसको खुदकुशी करना पड़ी। तो मुल्कों की तारीख है, दुनिया की तारीख है कि मुल्कों ने जब भी तरक्की की है, जो भी ममालिक आगे बढ़े हैं, वो सब को सिविलियन की आदत आगे लेकर गई है। तो सिविलियंस को अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा, अपना जो दामन है उसको साफ़ करें, अपने आप को इस काबिल अब लोगों के सामने रखें ला कर के, ये देखें जी हमारी ये जो है वो कैपेबिलिटीज़ हैं, हम ये कर सकते हैं। तो जब ये आप कर सकेंगे, जब आपकी कैपेबिलिटीज़ आवाम के सामने आएंगी, इस कौम के लिए आप कुछ करेंगे, बजाय इसके कर्ज़े ले लेकर मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये फ़ौज की हुकूमत थी ना, जब 2008 में परवेज़ मुशर्रफ से लाख इख्तलाफात हों, आपने जो है वो 2008 में जब मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो आप 6000 अरब के कर्ज़े पाकिस्तान के ऊपर थे, आज वो बढ़कर 50-55 से भी ऊपर चले गए। तो किसने किया? इस सारे अरसे में तो फ़ौज नहीं थी, इस सारे अरसे में तो सियासतदानों की हुकूमत थी, और सब सारे ज़ीरक किस्म के बड़े जिद्दत वाले, या आप कह सकें कि क्या अल्फाज इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँ, कि बड़े ज़ीरक सियासतदान थे, इक़्तिदार में थे। तो आपने फिर क्या किया, इस मुल्क के साथ आपने क्यों उसका बेड़ा गर्क किया? तो आप उसको फ़ौज के ऊपर आप बेशक लगाएं, इल्ज़ामात लगाएं, उनकी भी गलतियाँ, इसमें कोई शक नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, बहुत सारे मामलात उनसे गलत हुए, लेकिन उन सब गलतियों के लिए रास्ता फराहम करने वाले आप लोग थे। आपने उनको कंधा फराहम किया, आप उनके साथ खड़े हुए। आप सिविलियन जो आपके हमारे अदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, उन्होंने उनके गैर कानूनी इक़दामात को बाद में जो है फिर उसको सही कहा कि ये ठीक इक़दामात थे। तो अल्टीमेटली आप एक अदारे को बजाय इसके के टारगेट करें, अपना किबला दुरुस्त करें, अपने जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आवाम ने जो आपको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उनको पूरा करें, तो फिर आपको किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, एक बड़ी आज एक बहस चल रही है। खान साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत जो हैं वो आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मेरे से मशावरत करेंगे, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल रही है, और PMLN के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग बड़ा इस पर बहस कर रहे हैं कि किस कैपेसिटी में सदर मुमलिकत जो है वो इमरान खान साहब से मशावरत करेंगे। तो ये मेरे भाई मशावरत का जो कैपेसिटी जो है ये वही है जिस कैपेसिटी में जाके हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं एक सज़ा याफ्ता शख्स से लंदन में जाकर मुलाकात कर सकते हैं और उससे मशावरत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक उस शख्स से मशावरत की जाएगी जो पार्टी हेड भी है, 3 सूबों में बल्कि 4 सूबों में उसकी हुकूमत भी है, तो उससे मशावरत वो कर सकते हैं सदर। अब सदर और पार्टी चेयरमैन से मशावरत, ये फिर मुतज़ाद जो है वो एक चीज़ है। अब मुतज़ाद कैसे है? आइन की रूह से मुतज़ाद है, क्योंकि आइन पाकिस्तान तो ये कहता है कि सदर जो है वफाक का नुमाइंदा होगा, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होगा। तो ये रास्ता किसने प्रोवाइड किया? आप सियासतदानों ने किया। कौन से सियासतदानों ने किया? ज़ीरो जो अपने आप को समझते हैं, जो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर तो हमारे सिवा कोई है ही नहीं, हमारे सिवा तो मुल्क को तरक्की कोई तरक्की करवा ही नहीं सकता। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 35-40 सालों से सियासत में रहे, उन्हीं लोगों ने ये रवश को चेंज किया ना। आइन तो ये नहीं कहता था, आइन जो 73 में बना था उसके अंदर तो यही था कि सियासत वफाक का नुमाइंदा, सदर जो है वफाक का नुमाइंदा होगा, गवर्नर जो है वो वफाक के सूबों में नुमाइंदे होंगे और उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होगा। तो फिर आपने सदर ज़रदारी को सदर बनाने के लिए जब 2013 में ये एक रवश इख्तियार की कि एक पार्टी का सरबराह, जिसकी पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है, उस पार्टी का ही आपने सदर ऊपर बैठा दिया, उसी पार्टी के आपने गवर्नर्स लगा दिए, और फिर आज आप इमरान खान के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान से किस कैपेसिटी में वो करेंगे, मशावरत करेंगे। तो भाई जब आपने ख़ुद रास्ता खोला, उस वक्त चूँकि आपके मफादात थे, आपने रास्ता खोल दिया कि एक पार्टी का जो चेयरमैन है या पार्टी का जो हेड है वो सदर मुमलिकत हो सकता है, तो फिर आज आपको क्यों तकलीफ़ है? आज फिर ज़ाहिर है वो भी अपने पार्टी चीफ से जो मशावरत कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो शख्स तो उसकी तो 4 सूबों में हुकूमत भी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात भी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो उसकी मशावरत तो बनती है। तो मेरे ख्याल में इस तनकीद को भी आपको साइड पे रखना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आज असम्बली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो गई है, और मेरे ख्याल में
अभी चंद ही घंटों में यह हो सकता है, अगले एक आध दिन के अंदर इस पर फैसला भी हो जाएगा कि किसको आर्मी चीफ तैनात होना है, किसको जो है वो चीफ ऑफ जो जॉइंट स्टाफ होता है वो तैनात होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है कि आप इतनी ज़्यादा मीडिया हाइप दुनिया के किसी अदारे के सरबराह के लिए नहीं होती। आप अमेरिका का सरबराह उठा के चीफ देख लें आर्मी का, मेरे ख्याल में गूगल करेंगे शायद आपको नाम भी पता ना चले। आर्मी चीफ इंडिया का आपके सामने, उसको करें आप गूगल, शायद आपको ना पता चल सके। चाइना का तो किसी को पता ही नहीं होगा कि चाइना का आर्मी चीफ कौन है। इसी तरह बड़े बड़े जितने ममालिक हैं सबको अगर आप चेक करेंगे कि आर्मी चीफ कौन है तो शायद आपको पता ही नहीं चल सके। लेकिन चूँकि ये सारी चीज़ें ये उन ममालिक में हैं जहाँ पे सियासतदान एम्पावर्ड हैं, ख़ुद पावरफुल हैं, उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया है, वो अवाम के चहेते हैं, अवाम के लिए उन्होंने काम किया है, अवाम को उन्होंने सहूलतें फराहम की हैं, उन्होंने अपने बैंक बैलेंस पाकिस्तान से पैसा उठा के या मुल्कों से पैसा उठा के दूसरे ममालिक में जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई। उन्होंने ये नहीं किया कि इधर से पैसा, ये मेट्रो बनी तो इसमें से किकबैक्स लें और ये करें, वो बाहर लेकर चले जाएँ, वहाँ जाके अपनी जायदाद बना लें। ये काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अदारों को भी जो है वो मैनेज किया, अदारों को भी साथ लेकर चले, अवाम को भी साथ उन्होंने लेकर चले, अवाम को खुश रखा है। अब तैयब अर्दवान है, तुर्की गए थे जब 2016-17 में गालिबन जब वहाँ पे कू करने की मिलिट्री ने कोशिश की थी और उसके बाद लोग जब बाहर आ गए तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि तैयब अर्दवान ने अपने आप को मनवाया था कि यार मैं एल सदर हूँ, मैं अवाम के लिए काम कर सकता हूँ, मैं तुर्की को ऊपर लेकर आया हूँ। अब तुर्की भी एक ज़माने में IMF का कर्जदार था और फिर तुर्की के भी हालात बड़े माड़े थे, वहाँ पे भी बार बार मार्शल लॉ लग रहा था। लेकिन फिर तैयब अर्दवान जब से आए इन्होंने तुर्की को उठा दिया। अब तुर्की जो है वो खुद कफील है, उसके पास अपने ज़र मुबादला के गालिबन को 80-85 अरब डॉलर के ज़खायर उसके पास पड़े। तो वो मुल्क जहाँ पे मार्शल लॉ लगता था, लेकिन एक चीफ सुप्रीम कमांडर के हैं या मुल्क का जो सरबराह है, जो हकीकी जो उसका सिविलियन सरबराह है, वो आया, उसने काम किया, मुल्क को भी उठा दिया, अपनी आवाम का म्यार ज़िंदगी भी बुलंद कर दिया, अदारों को भी खुद जो वो ज़ाहिर है उनको पता चल गया कि यार ये बंदा तो हमारे से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चीज़ें सियासतदानों को करनी पड़ेंगी और आवाम को करवानी पड़ेंगी। डेफिनेटली आवाम को सियासतदान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। सियासतदान जो है फिर मनवाएगा अपने आप को कि यार ये देखें मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद अल्टीमेटली ये लोग खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे, बजाय इसके कि तनकीद करें और अपने अदारों को ब्लेम करें। और अदारों का जो अपना काम है, जो उनका जो काम है, जिसके लिए ज़ाहिर उनको भारी तनख्वाहें दी जाती हैं, जिसके लिए उनका जो है वो बहुत बड़े बड़े अखराजात उठाए जाते हैं, तो उससे भी उनकी तवज्जो डाइवर्ट हो, ये सबसे पहले जो है वो सियासतदानों को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम 26 तारीख को इमरान खान साहब जो हैं वो आ रहे हैं रावलपिंडी और इस हवाले से थ्रेट्स भी कुछ वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए कि आप ना आएँ जी, यहाँ पे हमला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब ये देखें ना, मतलब बात उधर ही आ गई कि एक अदारे जिस बंदे के कंट्रोल में है, वो बंदा कह रहा है कि थ्रेट्स हैं और आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो भाई आप किस मर्ज़ की दबाओ, आपका क्या काम है फिर उन अदारों का? ये आपका क्या काम है? आपका काम ये है ना कि आप उन थ्रेट्स की जो है वो उनको देखें और उनका काउंटर को स्ट्रेटजी बनाएं कि उनको आपने मिनिमाइज़ कैसे करना है चीज़ें। अगर कोई थ्रेट्स हैं कि कोई ख़तरात हैं तो उनको मिनिमाइज़ करें, उनके ऊपर आप वर्किंग करें। कि ज़ाहिर है एक पॉपुलर लीडर है मुल्क का और मुल्क का वो एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी है, तो उसको आप जो है वो बजाय इसके कि आप ड्रा के घर बैठाने की कोशिश करें, आप उसके लिए इंतज़ामात करें ना, आप उसको एक सिक्योरिटी फराहम करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बजाय इसके कि आप फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है, तो फिर चीज़ें ऐसे तो नहीं चलेंगी। बहरहाल आने वाले 1-2-4 दिन जो है काफ़ी अहम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी बकौल वज़ीर ख़जाना साहब के तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो जरीदे हैं वो तो कह रहे हैं कि शायद काफ़ी बुरी है हमारी सूरत हाल। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और पाकिस्तान के जो भी हालात हैं इस वक्त, अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान इन हालात से बाहर निकले और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पर गामज़न हो, इस अवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर हो और अवाम जो अपने पाँव पर खड़ी हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।